सो इन एसी जनरेटर व्हाट हैपेंस, हमने क्या सीखा था, मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो कुछ चीजें हैं मैकेनिकल एनर्जी के बारे में जो नोट डाउन करना है। ये मैकेनिकल एनर्जी हम प्रोवाइड कैसे करें, कैसे प्रोवाइड करते हैं, बाय वाटर फॉलिंग फ्रॉम हाइट। वाटर को डैम में ऊपर से नीचे गिराते हैं और फिर हम टरबाइन को घुमाते हैं। दिस इज द वन वे इन विच mechanical energy is used for the rotation of armature. One way in which mechanical energy is used for the rotation of armature. And second way is water is heated to produce steam, and this steam at high pressure produces the rotation of armature. तो दो तरीके से हम आर्मेचर का रोटेशन करते हैं। एक वाटर फॉलिंग फ्रॉम हाइट, और दूसरा हाई प्रेशर स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम। अब इसमें हमें यह ध्यान रखना है, क्योंकि हमें स्टीम बनाना है, स्टीम बनाने के लिए वाटर को करना होगा हीट। तो हीट जो है आप कोयला से दे सकते हो, वो हीट आप गैस से दे सकते हो, और वो हीट आप न्यूक्लियर एनर्जी से दे सकते हो, न्यूक्लियर फ्यूल। चूंकि हीट यूज हो रहा है, इसीलिए उस जनरेटर को हम क्या बुलाते हैं, थर्मल जनरेटर्स, बिकॉज heat is being used. और जिस प्लांट में न्यूक्लियर फ्यूल यूज हो रहा होगा उसको क्या बुलाएंगे, न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स, बिकॉज न्यूक्लियर फ्यूल इज यूज्ड। मॉडर्न डे जनरेटर्स कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, 500 मेगावाट। याद रखना है बस। ओके, क्लियर है ये चीज। कल हमने एक चीज लिखी थी यहां पर, ईएमएफ इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये जो ईएमएफ होता है कल के नोट्स में ऐड कर लीजिएगा बस। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंट। टी का वैल्यू रखोगे ईएमएफ का वैल्यू आएगा, टी का वैल्यू कुछ रखोगे फिर ईएमएफ का वैल्यू होगा, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू फ्रॉम इंस्टेंटेनियस वैल्यू। किसी भी चीज के लिए वैलिड है, किसी भी चीज का एवरेज अगर निकालना हो। फॉर आवर केस
एवरेज इज बीइंग कैलकुलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. Average is being calculated with respect to time. Average is being calculated with respect to time. हमने क्या सीखा? V is equals to V नॉट साइन ओमेगा t. तो V जो है क्या चीज के साथ वैरी कर रहा है? टाइम के साथ वैरी कर रहा है. तो एवरेज वैल्यू भी क्या चीज से निकालोगे? टाइम के साथ. जिसका भी एवरेज निकालना है, जैसे अपने तो टाइम के साथ निकालना है, उस फंक्शन का dt के साथ इंटीग्रेट डिवाइडेड बाय where capital T is equals to time period of that function, where capital T is equals to time period of that function. अगले चैप्टर का सब कुछ यहीं से करेंगे हम. where capital T is equals to time period of that function. Example. निकालिए इसका एवरेज वैल्यू v sin ओमेगा t का एवरेज वैल्यू. फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ v sin ओमेगा t. फॉर्मूला वहां. एवरेज वैल्यू ऑफ v sin ओमेगा t. तो फॉर्मूला का न्यूमरेटर इज दिस. पहले तो न्यूमरेटर करेंगे फिर डिनोमिनेटर. फंक्शन क्या है अपना? dt. अच्छा, v तो कांस्टेंट है बेटा, इसको बाहर निकालो. बताओ साइन ओमेगा टी का पीरियड क्या होता है? कितनी देर बाद वो फिर से रोटेट होता है? 2 पाई के बाद रिपीट होता है ना. टाइम पीरियड क्या होगा उसका? 2 पाई. बताओ साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल क्या होगा? ये वाला माइनस बाहर निकाल लो. वैल्यू पुट करो. इसको एज इट इज भी छोड़ सकते थे. इसको हम एज इट इज भी छोड़ सकते हैं कैपिटल टी के फॉर्म. आप ऐसा करो कैपिटल टी के फॉर्म में कर लो इसको. नहीं तो फिर ओमेगा को भी बदलना पड़े. आप कैपिटल टी के फॉर्म में करो. टाइम पीरियड मान लो नहीं पता हो. ठीक है, आप इसी फॉर्म में करो. पहले तो कॉस ओमेगा. ओमेगा विल बी इक्वल टू व्हाट? 2 पाई बाय टाइम पीरियड.
ये सब अगले चैप्टर में जरूरत है। लिमिट कैसे लगाओगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो cos 0 will give you 1 and cos 2 pi will also give you 1। एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगा? अच्छा, न्यूमरेटर 0 आ गया, डिनोमिनेटर करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे डिनोमिनेटर भी करके देख ही लेते हैं क्योंकि हो सकता है आगे जरूरत पड़ जाए। तो कुछ नहीं, dt के आगे है तो क्या है? 1। और 1 क्या है? t की पावर 0। एवरेज वैल्यू क्या होगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, 0 बाय t विच इज इक्वल्स टू 0। इस फंक्शन का एवरेज वैल्यू क्या आ गया? 0। कौन सा फंक्शन था बेटा? साइन का। v तो कांस्टेंट ही है ना। फंक्शन साइन का कैसा होता है? ऐसा। देखना एवरेज वैल्यू आएगा 0। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। एक साइकिल में एवरेज क्या आएगा? 0। मतलब आपने सही निकाला। ठीक है, क्लियर है ये चीज? एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्लियर है सभी को? एवरेज वैल्यू कैसे निकलता है किसी भी फंक्शन का? एफ टी डी टी डिवाइडेड बाय, ठीक है। सेकेंड वैल्यू जो हम निकालते हैं, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू। पहले तो इसका खाली मतलब सीख के रख लेंगे, रूट मीन स्क्वायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट मीन स्क्वायर? फंक्शन को पहले स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन लेना है, और फिर इसका स्क्वायर रूट लेना है। हमेशा ऐसे ही याद रखना, रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू। तो अगर मान लो एक फंक्शन ऐसा दे रखा है, ठीक है, और छोटा फंक्शन नहीं है, नॉर्मल फंक्शन है बिना इंटीग्रेशन वाला, तो उस फंक्शन को क्या करोगे? पहले स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद उसका मीन निकालोगे और फिर उसका स्क्वायर। ठीक है, ये तरीका होता है। एग्जाम्पल लिखो। मान लो आपके पास इतने ऑब्जर्वेशन, ये सब जानते हो, ये सब स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। ये सारे आपके पास ऑब्जर्वेशन है, तो इसका स्क्वायर मीन रूट कैसे निकालो? सबको स्क्वायर कर दो पहले। ठीक है, अच्छा मीन निकालना है तो मीन कैसे निकले बेटा? इसका मीन निकालना है तो पहले क्या करना होगा? सबका सम। ठीक। अच्छा, कितने ऐसे नंबर्स हैं? n, तो n से डिवाइड, और उसके बाद क्या लेना है इसका? ये है आरएमएस वैल्यू। तो ये जो फंक्शन बताया आपको एफ टी, एफ टी कैसे निकालोगे? एफ T1, एफ T2, एफ T3। तो आपको इधर मिलते जाएगा x1, x2, x3, है ना?
इंटीग्रल के फॉर्म में आरएमएस वैल्यू कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन के फॉर्म में आरएमएस वैल्यू कैसे निकलेगा? फंक्शन का करेंगे स्क्वायर, dt इंटीग्रल 0 टू t, फिर टाइम के रेस्पेक्ट में उसका निकालेंगे मीन, और फिर उसका क्या करेंगे हम? स्क्वायर रूट। सेम फंक्शन करना जरा कोशिश। फंक्शन का स्क्वायर dt इंटीग्रल 0 टू t डिवाइडेड बाय dt 0 टू t, और उसका फिर स्क्वायर रूट। करो एक बार कोशिश करो। कितने क्वेश्चन आपने? ये सब है प्रीकर्सर टू नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। ऑलरेडी मैंने नेक्स्ट चैप्टर का एक क्लास पढ़ा रखा है, उसके आगे से करेंगे हम। ऑल दीज आर प्रीकर्सर टू नेक्स्ट चैप्टर। करो, यहीं सिखा देते हैं, टाइम बचा है अपने पास काफी। आरएमएस वैल्यू निकालना है, निकाली। डन। तो पहले फंक्शन का स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। उसके बाद dt उसके बाद इंटीग्रल 0 टू टी। स्क्वायर रूट के स्क्वायर रूट तो लास्ट में लेना है बेटा, स्क्वायर रूट तो लास्ट में लेना है सबका। स्क्वायर रूट के अंदर का न्यूमरेटर इज रेडी।
का इंटीग्रल, वी नॉट इज कांस्टेंट। अब इसका इंटीग्रल तो हमने पढ़ा नहीं है, इसका इंटीग्रल के लिए इसको क्या चीज में चेंज करना होगा, कॉस में, 1 - cos 2 ωt/2, यही होता है। cos स्क्वायर cos 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 - cos 2 थीटा/2। ये आया आपका। तो ये अगर मान लो थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 - cos 2 थीटा/, ठीक है। साइन स्क्वायर का इंटीग्रल थोड़ी ना याद रखते हैं हम। वी नॉट स्क्वायर, इसको अलग अलग करो, 1/2 - cos 2 ωt/2 dt। वी नॉट स्क्वायर अलग अलग करो, इंटीग्रल 0 to t हाफ dt माइनस cos 2 ωt/2 dt 0 to t। एक ही बार कर रहे हैं, दोबारा नहीं करेंगे इसको, है ना, डायरेक्ट v/√2 लिखेंगे हम इसको ना। ये वाला इंटीग्रल cos का इंटीग्रल, अब देखो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, cos का इंटीग्रल उसके टाइम पीरियड में क्या आएगा, 0। यहां से शुरू होगा और यहां खत्म होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसको पूरा इंटीग्रेट करने से बढ़िया है कि यहीं पर 0 कर दे। वरना क्या करना होता, cos 2 थीटा/2 का इंटीग्रल करना होता।
ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा वन में ये क्या होता था, फेज। ठीक है, उसमें चूंकि अपना इक्वेशन वोल्टेज में एक्स के साथ वैरी नहीं कर रहा है, तो एक्स तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओमेगा टी प्लस डेल्टा वन। ना, इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट 11 में हम कैसे डिफाइन करते थे, फेज एट टी इक्वल्स टू जीरो, टी का वैल्यू जीरो रखेंगे। तो टी का वैल्यू अगर आप जीरो साइन फंक्शन के लिए रखो, तो वाई का वैल्यू क्या है वहां पर, जीरो। डेल्टा वन का वैल्यू क्या आएगा, जीरो। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा वन लिखो, ए साइन ओमेगा टी प्लस जीरो लिखो, या ए साइन ओमेगा टी खाली लिख दो, बात क्या होगा, सेम। कहने का मतलब है, मान लो कोई दूसरा वेव हो, ऐसा। तो बेटा वो भी तो जीरो से ही शुरू हो रहा होगा ना। तो इस वेव का फेज और इस वेव का फेज क्या होगा, सेम। दिख रहा है सेम। और अगर फेज सेम होगा तो एक ही, ये जब जीरो होगा तो ये जीरो होगा, ये जब मिनिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, ये जब मैक्सिमम होगा तो ये भी। फेज डिफरेंस दोनों के बीच का क्या है, जीरो। फेज अगर दोनों का सेम है, मान लो टेम्परेचर दो बॉडी का सेम है, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, जीरो, विच इंप्लाइज फेज डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो। यही चीज हमने यहां पर लिखी है। आई का फंक्शन क्या आया, आई एम साइन ओमेगा टी। वी का फंक्शन क्या आया, वी का फंक्शन क्या आया नहीं, वी का फंक्शन क्या दे रखा था, वी एम साइन ओमेगा टी। तो ये ओमेगा टी और ये ओमेगा टी, दोनों का फेज क्या है, सेम। ठीक है, तो ये चीज सीखा था हमने रेसिस्टेंस सर्किट में। कुछ पूछना है आपको इसमें। इसके बाद एक नई चीज सीखी थी हमने, दो फेज का फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो अगर ये मेरा वोल्टेज है, ये एसएचएम में पढ़ा था आपने, वी एम साइन ओमेगा टी को एक एसएचएम फंक्शन को आप क्या चीज में डिफाइन कर सकते थे, सर्कल में। कैसे डिफाइन करते थे वो भी देख लीजिए। ये जीरो, ये जीरो, थोड़ा सा और ऊपर बनाना होगा। वो भी क्लास 11 में एसएचएम में। ये मैक्सिमम वैल्यू, तो ये मैक्सिमम वैल्यू किसी टाइम टी पर, वी इज दिस, तो इसको सर्कल पर कैसे प्रोजेक्ट करोगे, ऐसा। तो सर्कल पर वो वेक्टर कितना घुमा होगा, मेगा टी।
थोड़े टाइम के बाद कितना आया होगा उसका टी, ओमेगा टी। इस तरीके से फेजर बनाते हैं, फेजर डायग्राम क्लास 11 में अगेन। ठीक है। बनाइए आपका। अब रेसिस्टिव सर्किट के लिए करंट जो होगा वो वोल्टेज के फेज में होगा। रेसिस्टिव सर्किट के लिए करंट क्या होगा, वोल्टेज के फेज में होगा। तो इसका मतलब जितना पर ये मैक्सिमम हुआ उतना पर मैक्सिमम होते हुए, जितना पर जीरो हुआ जीरो पर होते हुए, फिर मिनिमम और फिर जीरो पर होते हुए, कुछ ऐसा। इसमें कोई दिक्कत? तो अगर मुझे करंट के लिए बनाना पड़े उसी टाइम पर ऐसा खींचते, करंट का मैक्सिमम वैल्यू ये था, तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम करंट का अलग से सर्कल बनाते। अगर मुझे सिर्फ ब्लू वाला का फेजर बनाना पड़ता तो यही काम करते ना बेटा, और क्या करते आप। सिर्फ ब्लू वाला का फेजर बनाना रहता तो आप सिर्फ ब्लू वाला का बनाते, और उसी टाइम पर करंट क्या बनाते, ऐसा। दो सर्कल ना बनाकर हम क्या करते हैं, एक ही सर्कल बनाते हैं, और सर्कल बनाते भी नहीं है। इसी चीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वोल्टेज का जो डायरेक्शन है वही करंट का भी डायरेक्शन। दिस मीन्स व्हाट, बोथ आर इन सेम फेज। वोल्टेज भी यहां पर और करंट भी है। पूरा नहीं बनाते, बस यही बनाते। ये क्लियर है आपको वो बनता कैसे, 11 में बनाया आपने। दिस विल बी योर फेजर डायग्राम फॉर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। कुछ याद रहे चाहे नहीं रहे, ये याद रहना चाहिए। वोल्टेज और करंट का फेज क्या होगा, सेम। कुछ याद रहे चाहे नहीं रहे, ये याद रहना चाहिए। ये डायग्राम याद रहेगा, ये डायग्राम V और I दोनों सेम। और ये एंगल कितना होगा, ओमेगा टी। ये मैंने बोला था आपको बाद में मैं फेजर डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, वो ये रहा। ऐसे बनता है फेजर डायग्राम। एक का बना लिया, बाकी का करेंगे हम डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है। अब कॉमन सेंस, यहीं पर कॉमन सेंस। क्या कॉमन सेंस, हमें क्या दे रखा होता है, वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज का तो फेजर ऐसा ही बनेगा, क्योंकि सोर्स का वोल्टेज हम चेंज नहीं कर सकते होते, वो अपने कंट्रोल में नहीं।
तो करंट रेसिस्टिव सर्किट के लिए ऐसा हो सकता है। मान लो रेसिस्टिव सर्किट ना रहे तो हो सकता है किसी दूसरे सर्किट के लिए ये फेज में पीछे हो, और किसी तीसरे सर्किट के लिए ये फेज में क्या हो, आगे वोल्टेज। ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है। हमेशा थोड़ी ना फेज में रहेगा। हमेशा फेज में किसके लिए रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टिव सर्किट के लिए। तो कौन से सर्किट में ये वोल्टेज के पीछे होता है और कौन से सर्किट में ये वोल्टेज के आगे होता है, वो सीखना है। तो उसको सीखने के लिए हमने क्या किया था, कैपेसिटिव सर्किट ली थी। वोल्टेज का सोर्स तो सेम है, वी। उसमें क्रिस्चॉफ लगाया था। तो क्रिस्चॉफ में, ठीक है, जब आप पूरा घूमोगे तो हमने क्या सीखा था जब कैपेसिटर पढ़ रहे थे, तो Q इज इक्वल टू CV एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज व्हाट, Q बाय C। तो क्रिस्चॉफ में इस बार घूमोगे तो इधर से V, इधर से माइनस Q बाई C, और नेट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। तो V को क्या लिख सकते हो, Q बाई C, और V को हम क्या लिखेंगे, ये V कौन सा V है, Vm साइन ओमेगा टी। तो Vm साइन ओमेगा टी इज Q बाई C। Q का वैल्यू निकाला हमने, Vm इंटू C इंटू साइन ओमेगा टी। Q से तो कोई मतलब नहीं, हमें तो करंट चाहिए। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड चार्ज, करंट इज इक्वल टू Q बाई टी। ठीक है। तो अगर मुझे Q बाई टी चाहिए तो बेसिकली dQ बाय dt करना होगा, तब करंट मिलेगा। तो हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। Vm कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशियल करोगे तो cos। क्या आया, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी को क्या लिखा, I Vm इंटू सी इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। अच्छा, Vm इंटू सी इंटू ओमेगा को क्या किया हमने, 1 अपॉन ओमेगा सी लिखा, और 1 ओमेगा सी को क्या लिखा, एक्स सी, ताकि ये कैसा दिखे हमें, इस तरीके से दिखे, I इज इक्वल टू वी बाय आर के फॉर्म। ठीक है। और एक्सी को क्या डिफाइन किया हमने, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस नॉट रेसिस्टेंस। ठीक है। और उसका वैल्यू किसके बराबर आएगा बेटा, 1 अपॉन ओमेगा सी। यूनिट क्या होगा इसका, ओम। अरे ऊपर वोल्टेज है, नीचे रेसिस्टेंस का यूनिट आएगा, तभी तो ये करंट देगा आपको। तो एक्सी का यूनिट क्या आएगा आपको, आई मैक्स का वैल्यू क्या डिफाइन किया हमने, Vm बाई एक्सी। एक्सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। एक काम और किया इसके बाद, वो क्या, वोल्टेज साइन में था, करंट किस में आ गया, कॉस में। तो वोल्टेज और करंट के फेज को पहचानने के लिए हमें फंक्शन को सेम करना होगा। तो कॉस को साइन में कैसे बदल सकते हो, साइन ओमेगा टी प्लस, कॉस को चेंज कर लिया। ये क्यों किया, टू कंपेयर फेज ऑफ वोल्टेज एंड करंट, टू कंपेयर फेज ऑफ वोल्टेज एंड करंट, लिख लो। टू कंपेयर फेज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ऐसा क्यों किया हम, ठीक। इसके बाद आगे की कहानी इसके लिए, वो क्या, बताओ। वोल्टेज को तो हमने चेंज नहीं किया। वोल्टेज क्या है बेटा अपना, Vm साइन ओमेगा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, कोई फेज नहीं। आई क्या आया अपना, I m
where Im is equals to what? Vm upon कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बड़ा सिंपल सा है ये सब चीज, कुछ नहीं आता है, खाली फॉर्मूला याद रखना है। ये कितना आया अपना? कॉस में आया था, चेंज करके को हमने साइन में किया, क्यों किया? टू कंपेयर द फेज। आ गया उसके बाद। तो करंट का फेज जो है वो वोल्टेज के क्या है, आगे दिख रहा है? ध्यान से देखो, पता भी चलेगा। t इक्वल्स टू 0 पर अगर वोल्टेज बनाओगे तो वो तो 0 आएगा, बट t इक्वल्स टू 0 पर करंट बनाओगे तो करंट का वैल्यू क्या आएगा? साइन पाई बाई टू आई मैक्स। करंट यहां से शुरू होगा, वोल्टेज यहां से शुरू होगा। दिख रहा है आपको? करंट का थोड़ा सा वैल्यू तो कम आएगा ना, डिवाइड कर रहे हो उसको। ठीक है, क्लियर है ये? तो वोल्टेज को तो हम बदलते नहीं है। वोल्टेज कैसा आएगा अपना? वोल्टेज विल बी दिस। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि वो सोर्स का है। करंट, करंट जो है वो वोल्टेज से फेज में कितना आगे आ जाएगा? पाई बाई टू आगे, प्लस किया है आपने। दिख रहा है आपको? तो अगर पाई बाई टू आगे है, ये अपना वोल्टेज है, तो इसमें कितना जोड़ दोगे? 90 डिग्री। तो आपको क्या मिलेगा? करंट। तो ये किसका फेजर बनाया आपने? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें। ठीक है, कुछ पूछना है आपको इस, बताओ इसमें कुछ पूछना है आपको? ऑलरेडी ये सब पढ़ा रखा है आपको, ऑलरेडी सब करा रखा है, वीडियो बना रखा है, पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। पावर वावर के बारे में मैंने अभी नहीं पढ़ाया आपको दोबारा। वो इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि अभी मुझे ये तीसरा वाला करना था, इंडक्टर। ये नहीं किया है हमने। प्योरली इंडक्टिव सर्किट। व्हाट डज दिस मीन? ठीक है, इसमें अब क्रिश्चॉफ लगाएंगे। क्या बोलेगा क्रिश्चॉफ? सम ऑफ ऑल ईएमएफ अक्रॉस द सर्किट इज इक्वल्स टू 0। अब बताओ, क्या इस इंडक्टर में कोई दूसरा इंडक्टर है? एक ही इंडक्टर है। तो जब एक ही इंडक्टर होता है तो उसका ईएमएफ कैसे लिखते हो?
एल डी आई बाई डी टी लिखते हो या एम डी आई बाई डी टी लिखते हो? एल डी आई बाई डी टी, और वो भी कैसा? माइनस वाला। ये फैराडे के लॉ से लिखा, इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी। डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी बाय एल। दिख रहा है आपको ये? व्हाट इज वी? वी एम साइन ओमेगा टी, पुट करो। व्हाट इज डी आई? Therefore, what is I? कॉस थीटा का इंटीग्रल, सॉरी साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। साइन बी थीटा का इंटीग्रल क्या होगा? डिवाइडेड बाय बी। इसको डिवाइड करोगे ना बेटा। हमें इंटीग्रल किसका चाहिए? साइन ए टी का इंटीग्रल चाहिए। साइन टी का इंटीग्रल क्या होता? माइनस कॉस टी। साइन ए टी का क्या होगा? डिवाइडेड बाय ए करते, याद हो तो इंटीग्रेशन में। इस बार फिर से कॉस आ गया, लेकिन इस बार कॉस कौन सा है? माइनस वाला। हमें तो साइन चाहिए। क्यों साइन चाहिए? ताकि हम उसको वोल्टेज से क्या कर सके? कंपेयर कर सके। कैसा साइन चाहिए होगा? उस तरीके का साइन चाहिए होगा जिसको आप डिफरेंशिएट करो तो आपको क्या मिले? माइनस कॉस। तो साइन के लिए हम क्या लिखेंगे? माइनस पाई बाई टू। तभी तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और साइन का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव। पिछले केस में प्लस पाई बाई टू क्यों लिखा था? क्योंकि आप प्लस कॉस चाहिए था, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू क्या देगा? कॉस। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है? पॉजिटिव। ऐसे ही देखते हैं हम। अरे कॉस के हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं देखेंगे ना, इसके हिसाब से ना फोर्थ क्वाड्रेंट देखेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू चाहिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू चाहिए? हमें साइन का, जो कि क्या होता है? नेगेटिव। समझ आई? पहले तो ये वाला I इज इक्वल टू वी एम बाय, ये किसके तरह दिख रहा है? रेसिस्टेंस की तरह। दिस इज नोन एज एल, एक्स एल।
XL को बुलाते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस विच इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। वो क्या था? 1/ओमेगा c। ये क्या है? ओमेगा एल। एल का यूनिट हम सबको क्लियर है। एल का यूनिट क्या है? हेनरी। एक्सएल का यूनिट क्या? एक्सएल का यूनिट क्या होगा? V/R होना है उसको करंट के लिए। अगले स्टेप में और अगले पार्ट में फेज कंपैरिजन। V क्या है? Vm साइन ओमेगा टी। I क्या है? Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। डायग्राम बना दो फटाफट। V V में तो कोई दिक्कत नहीं है। I किधर होगा? इसको और कैसे सोच सकते हैं बेटा? I पीछे, इसको बोल कैसे सकते हैं? वोल्टेज आगे। कैन वी से दैट? वोल्टेज इज अहेड। और इधर से देख रहे होंगे तो करंट इज बिहाइंड होम, बिहाइंड वोल्टेज। ये बना लीजिए। ऐसे रीड करते हैं हम इसको। ठीक है, क्लियर है? अब एक और होमवर्क लिख लो। वो क्या? आपको मैंने पावर डिसिपेशन पढ़ाया रेसिस्टर के लिए और कैपेसिटर के लिए। ठीक है, ये रहा। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, एवरेज पावर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज, वही इंटीग्रल वाला फॉर्मूला से। ठीक है, एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई। दोनों के लिए, कैपेसिटेंस के लिए भी है और रेसिस्टेंस के लिए भी। ठीक है, ये आपको रीड करके आना है अगली क्लास के पहले। ये रीड करना है अच्छे से, तब तो जाकर इंडक्टर का फिर आप
पावर लिख पाएंगे? नहीं तो फालतू मेरे बोलने से तो कुछ होगा नहीं। ये रीड करके आना है अगली क्लास के, नहीं तो फिर कोई दिक्कत। और जो पूरा पढ़ा है वो भी पूरा रीड करके आना। बुक में टिक मारिए। इंट्रोडक्शन रीड करना है, इसको रीड करना है पूरा। मैंने जो चीज आपको इंटीग्रल में सिखाया, पी एवरेज लेना और पी आरएमएस निकालना, ठीक है, एवरेज वैल्यू निकालना और आरएमएस, यहां पर उन्होंने एवरेज करके सिखाया गया है, ठीक है। कोई दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर दोनों में क्या आएगा? सेम। तो ये पूरा पढ़ना है आपको। हालांकि यहां लिख भी रखा है कि वैसे ही निकाला है उन्होंने, ठीक है। ये पढ़ना है आपको। कैसे बनता है अभी सिखाया आपको, आज जस्ट सिखाया मैंने आपको ये कैसे बनता है, ठीक है। प्लीज पढ़ना है इसको जाकर। अब इंडक्टर वाला भी पढ़ लेना है। जब आप पढ़ोगे तो लिख के पढ़ना, ठीक है, जैसे मैंने आपको क्रिस्टॉफ लगाना सिखाया, जैसे ये लगाया, ठीक है, लिख के पढ़ना। आपको सब मिल जाएगा बेटा, सब कुछ मिल जाएगा। ये देखो, दिख रहा है आपको? इंडक्टिव रिएक्टेंस, यूनिट क्या होगा रिएक्टेंस का, सब मिल जाएगा। कुछ नहीं घबराना है, सब आपको दिखा मिलेगा। फ्री का चैप्टर है ये, ठीक है। फेजर डायग्राम देखो, आया ना करंट पीछे, आया, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, फेजर डायग्राम का क्या मतलब होता है? ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम नहीं, ठीक है। दोनों नहीं बनाना, फालतू जितना पूछेगा उतना ही बना के देने का, ठीक है। फेजर डायग्राम अगर आपसे पूछा तो बस खाली ये बनाना है। अच्छा अगर दोनों पूछा तो दोनों बनाना। दूसरा नहीं पूछता है जनरली, ये पूछता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो रीड करना है, ठीक है। ये रीड करना है 7.5, इसमें स्टार लगा लो। ये मैं पढ़ाऊंगा अभी अलग से, इंपॉर्टेंट चीज है, नई चीज है, ये आपने नहीं पढ़ी है और दे भी नहीं रखा है कहीं पर। उसके बाद उसी में कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे रखा है, कैपेसिटर का फेज डायग्राम दे रखा है ना, करंट आगे आया। तो यहां तक आपको पढ़ लेना है पूरा। एग्जाम्पल अभी नहीं बनाने, एग्जाम्पल बाद में बनाएंगे, ओके। ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास स्टार्ट करने के पहले ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं बस। मान लीजिए रेसिस्टेंस में आई का डायरेक्शन ये दे रखा है, ठीक है। रेसिस्टेंस में आई का डायरेक्शन ये दे रखा है। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में इट इज गिवन दैट कि आई का डायरेक्शन इज दिस। कैन यू ड्रॉ डायरेक्शन ऑफ voltage if it is purely resistive circuit? बताइए, बना सकते हैं? फेजर में क्या रटा हमने? प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के लिए डायरेक्शन क्या होगा? बहुत सुंदर, ये बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। पलटो पलटो पीछे देखो, मैं लिखा है आपने, करंट दे रखा हो तो आप वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं? बोलिए। तो करंट दे रखा हो तो वोल्टेज क्या होगा? आगे। वो कितना आगे? 5/2 आगे। खत्म ये क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। किधर बनाएंगे?
अगर तीनों रहेगा तो फेजर कैसा बनेगा, दिख रहा है? अगर तीनों एक साथ ले लें, फेजर विल बी, बना लीजिए इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है, नहीं आता है बच्चों को समझ में। आपको दिख रहा है, तीन अलग अलग चीज को एक साथ डाल दिया, लेकिन इस बार वोल्टेज के रेस्पेक्ट में नहीं देख रहे, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, करंट के रेस्पेक्ट। और क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, फेज ऑफ करंट इन प्योरली रेसिस्टिव सर्किट is equals to what, phase of voltage in pure, which was what, हालांकि वोल्टेज और करंट आपका वेक्टर नहीं होता बेटा, बट सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको फेजर में कन्वर्ट करते हैं और वेक्टोरियली सॉल्व करते हैं। एक ही डायग्राम पर तीनों बना दिया गया है, ठीक है? और यहीं से आपका एलसीआर सर्किट जो होगा ये करेंगे हम मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को। मंडे को तो आपका क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको, ठीक है? और अगला जो टॉपिक है, आप 200% श्योर रहिए, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक है? एलसीआर सर्किट से या आरसीएल जैसा बोल लो, ठीक है? 200% श्योर रहिए, वही सवाल आएगा, सब ए टू जेड। कोई आपसे प्योर कंडक्टर प्योर रेसिस्टर नहीं पूछने वाला है, एलसीआर वहीं से सवाल आए, 3 नंबर 4 नंबर का सवाल, जितना का भी आए फिर। तो अगला क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, एलसीआर सर्किट, सीरीज का, पैरेलल का नहीं, सीरीज का। पैरेलल में भी लगता है बट पैरेलल सिलेबस में नहीं है, सीरीज का है, सवाल वहीं से आएगा। ठीक, कोशिश करना है इतना पढ़कर आना है ना, ताकि हम चीजों को कर सकें। देखो वही बना हुआ है, कैन यू सी दिस? इतना झंझट मुझे नहीं करना होगा अगर मैं आपको ये पहले से बता के रखूं कि ये ऐसे बनेगा, ठीक है? क्लियर है ये चीज? तो डन, जा सकते हैं आप।